this class, we are going to study about the applications of biotechnology in the field of medicine and also some other fields. So we have already studied about the applications of biotechnology in the field of agriculture. So here we are going to see the applications of biotechnology in the field of medicine. And for example, this is a very common disease of humans, that is called diabetes mellitus. तो इस बीमारी में बहुत कॉमनली एक सिम्टम पाया जाता है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो रिक्वायर्ड लेवल से बहुत ऊपर चला जाता है एंड दिस डिसऑर्डर इज नॉर्मली कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस, या नॉर्मली हम इसे डायबिटीज भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है हमारे बॉडी के अंदर कि जब भी हम खाना खाते हैं तो जो हमारे बॉडी में उस खाने का जब डाइजेशन होता है, स्पेशली जब हम कार्बोहाइड्रेट जैसा खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल चावल, आलू, रोटी, तो ये सारे फूड्स में कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा होते हैं। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तो सबसे कॉमन इन मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज होता है। तो जब भी हम खाने का डाइजेशन करते हैं तो उस समय ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और ये जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है हमारे इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन के थ्रू, तो वो ग्लूकोज जाता है हमारे ब्लड में और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है। सो ब्लड से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होने के लिए या ब्लड से कहीं और उसको ट्रांसफर होने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है जो जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। तो ये इंसुलिन हार्मोन हमारे पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। तो हमारा पैनक्रियाज एक तरह का कंपाउंड ग्लैंड है, उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो वहां पर एक्सोक्राइन पार्ट से हम पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर नॉर्मली, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन इस केस में हमें पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से मतलब रखना है, यानी कि पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से 3 ग्लैंड निकलते हैं। तो पैनक्रियाज के जो नॉर्मली एंडोक्राइन पार्ट है उनसे ग्लूकागॉन निकलता है, उनसे इंसुलिन निकलता है इस केस में, और उसके अलावा उससे सोमैटोस्टैटिन भी निकलता है। तो यहाँ पर हमें इंसुलिन के बारे में पढ़ना है। तो इंसुलिन पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आपने देखा था 11th क्लास में डाइजेशन के चैप्टर में, जो कि पैनक्रियाज का वो पार्ट था जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा था। और यहाँ पर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा सेल से यहाँ पर हमने देखना है कि इंसुलिन निकलता है, और डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। तो यहाँ पर पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये इनसफिशिएंट बनाते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं बना पाते हैं इंसुलिन। तो इस केस में बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ही ज्यादा चला जाएगा, जो कि काफी डैमेजिंग हो सकता है, खासकर ब्रेन के लिए काफी ज्यादा डैमेजिंग हो जाएगा अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल एक्सेस चला जाए, यानी कि ग्लूकोज का लेवल एक्सेस चला जाए। तो सबसे जरूरी पार्ट यहाँ पर यह है कि हम शुगर लेवल ब्लड में कैसे कम करें। तो नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड से शुगर या ग्लूकोज ट्रांसफर हो जाता है मसल्स में, या फिर जहां जहां स्टोरेज करना होता है वहां पर उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो इंसुलिन के बिना ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो खाने का तो एब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन से, और ब्लड से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ब्लड में धीरे धीरे शुगर का लेवल बढ़ते ही जाएगा। तो दिस कुड बी डैमेजिंग। तो हमें एक ऐसा प्रोसेस करना है जिससे कि ब्लड से ट्रांसफर हो जाए ग्लूकोज हमारा सेल्स में और जहां जहां उसका रिक्वायरमेंट है वहां पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के थ्रू करा जा सकता है, क्योंकि इंसुलिन का ही ये फंक्शन होता है। सो पहले जब हमने बैक्टीरिया के थ्रू इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस किया था तो उस केस में हम क्या यूज करते थे, तो हम डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जो कैटल होता था, जो कि जैसे कि गोट्स हो गए या पिग्स हो गए, तो ऐसे ऐसे कैटल्स को मारकर उनके पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकाला जाता था और ये इंसानों को दिया जाता था, जिससे इंसानों का कुछ हद तक डायबिटीज मैनेज रहता था। लेकिन ये जो प्रोसेस था ये बहुत ही कॉस्टली है। थोड़ा सा इंसुलिन निकालने के लिए बहुत सारे कैटल को मारना पड़ता था, ये कॉस्टली भी होता था। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है जो एलर्जी। जब भी हमारे बॉडी में फॉरेन प्रोटीन्स आते हैं तो उनसे ये पॉसिबिलिटी होती है कि दूसरे एनिमल्स के प्रोटीन्स के साथ साथ कुछ और एंटीजेंस आ सकते हैं।
तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में एलर्जी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता था। और जिन लोगों को हम डायबिटीज़ के लिए ट्रीट करते थे कैटल के इंसुलिन से, तो उनमें बहुत कॉमनली एलर्जी पाया जाता था। सो दिस वाज अ वेरी वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ दिस कैटल। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता था, बिकॉज बहुत सारे कैटल को मारना किसी एक इंसान के इंसुलिन के रिक्वायरमेंट के लिए, दिस इज अ कॉस्टली प्रोसेस और ये सही भी नहीं था। सो इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इंसुलिन जो होता है वो 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है, जो कि मैच्योर इंसुलिन की बात कर रहे हैं, हम प्रो इंसुलिन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड के चेन्स होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बड़े पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड्स हैं। इन 51 अमीनो एसिड्स में 2 चेन पाए जा रहे हैं, यानी कि 2 चेन मिला करके ये 51 अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। तो मैच्योर इंसुलिन में एक ए पॉलीपेप्टाइड होता है और दूसरा बी पॉलीपेप्टाइड होता है। तो यहां पर ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड में 21 और 30 अमीनो एसिड्स है। सो 21 + 30 51। तो यहां पे ए पॉलीपेप्टाइड में 21 और बी में 30 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और इसीलिए हमने कहा है कि यहां पर टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब अगर ध्यान से देखें हम स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर इंसुलिन, तो ये है मैच्योर इंसुलिन और ये है प्रो इंसुलिन। And this one is mature insulin. So in that case, ये जो प्रो इंसुलिन है ये इसमें एक एक्स्ट्रा सी चेंज होता है। दिस इज ड्रॉन हियर बाय द रेड कलर। तो ये नॉन फंक्शनल हार्मोन होता है, इट हैज टू बी प्रोसेस्ड। तो हमारे बॉडी में जिस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो सिक्रीशन होता है वो भी प्रो एंजाइम की तरह होता है, जैसे कि पेप्सिन। तो पेप्सिन हमारे बॉडी में पेप्सिन के फॉर्म में नहीं रिलीज होता है, पेप्सिन रिलीज होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में। रेनिन निकलता है प्रो रेनिन के फॉर्म में। फिर ट्रिप्सिनोजन, वो कि ट्रिप्सिनोजन एक प्रो एंजाइम है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जनरली एंजाइम्स हो या हार्मोन हो, दोनों एक इनएक्टिव या प्रो फॉर्म में निकलते हैं, जिनका की मैच्योरेशन या फिर जिनका की स्ट्रक्चरल चेंज करना होता है ताकि वो एक्टिव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा पेप्सिनोजन हार्मोन है वो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेप्सिनोजन से पेप्सिन में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर प्रो इंसुलिन जो है ये इमैच्योर इंसुलिन है, ये नॉन फंक्शनल होता है, और इसमें कन्वर्जन होने के लिए इस सी पेप्टाइड को निकालना पड़ता है। तो इस सी पेप्टाइड में अप्रोक्सीमेटली 33 अमीनो एसिड्स होते हैं। इस सी पेप्टाइड में 33 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे 51 ऑलरेडी होते हैं ए और बी मिलाकर, 33 को ऐड कर दे तो टोटल यहाँ पर 84 अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। इस केस में 84 अमीनो एसिड्स और इस केस में हो जाएंगे टोटल 51 अमीनो एसिड्स। तो ये सी पेप्टाइड को हमें बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम किसी एंजाइम का यूज करेंगे या कोई और प्रोसेस होगा जिससे कि सी पेप्टाइड को काट के बाहर कर दिया जाएगा। सो ये जो मैच्योर इंसुलिन है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें समझना है। इसमें 2 चेन होते हैं, वो तो हमने ऊपर में देख लिया था, लेकिन ये दोनों चेन्स लिंक्ड है एक दूसरे से, सेपरेट नहीं है। तो आखिर ये किस चीज से लिंक्ड है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा जिस तरह एंटीबॉडीज में सल्फाइड लिंकेज था, उसी तरह यहां पर भी मैच्योर इंसुलिन में सल्फाइड लिंकेजेस पाए जाते हैं। तो ए और बी के बीच में 2 सल्फाइड लिंकेजेस, यानी कि 2 डाई सल्फाइड लिंकेज। आप देख सकते हैं कि एक लिंकेज में 2 सल्फर एटम्स हैं। लाइकवाइज यहां पर तो टोटल 2 सल्फाइड लिंकेज है और एक सल्फाइड में 2 सल्फर है, यानी कि डाई सल्फाइड, 2 डाई सल्फाइड लिंकेजेस पाए जा रहे हैं मैच्योर इंसुलिन में। और ए के पास एक अपना सा सल्फाइड लिंकेज है। इस वाले सल्फाइड लिंकेज का काम ये नहीं है कि ए और बी को जोड़ के रखना, इसका दूसरा काम है, वो सिर्फ और सिर्फ ए में पाया जा रहा है, ना कि बी में, या फिर दोनों के लिंकेज में वो रोल प्ले नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस इस प्रो इंसुलिन को कन्वर्ट किया जाएगा मैच्योर इंसुलिन में और सी पेप्टाइड को बाहर कर दिया जाएगा। नाउ अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास तो रिकॉम्बिनेंट डीए टेक्नोलॉजी है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर हम इंसान के जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देते हैं
और उस प्लाज्मिड को डाल देते हैं बैक्टीरिया के अंदर किसी दूसरे बैक्टीरिया में, तो वो बैक्टीरिया सिंस उसके प्लाज्मिड में हमारा जीन है तो वो तो बना सकता है ना इंसुलिन। तो ये सिंपल सी बात है, हम अपने क्रोमोसोम से उस जीन को काटेंगे, उसको काट के प्लाज्मिड में लगा देंगे, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाल देंगे, बैक्टीरिया इंसुलिन बना देगा। हमारा तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने ये पढ़ा था। ऐसा ही तो हम करते हैं किसी भी स्पीशीज का जेनेटिक मॉडिफिकेशन या ट्रांसजेनिक्स जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। याद कीजिए जेनेटिक्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंट्रॉन्स। अब इंसान है एक यूकैरियोटिक जानवर और जो बैक्टीरिया है वो है प्रोकैरियोटिक, और हमने उस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी कि डीएनए से जो आरएनए बनता है उसमें कहीं भी यूजलेस सेगमेंट या नॉन फंक्शनल सेगमेंट जिसे कि एंट्रॉन कहते हैं वो नहीं पाया जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स होते ही नहीं है। तो अगर इंट्रॉन्स नहीं होते हैं तो इंट्रॉन्स को अलग करने वाला एंजाइम भी नहीं होगा बैक्टीरिया के अंदर जिसे हम स्नोप्स कहते हैं। तो बैक्टीरिया इंट्रॉन्स को काट के अलग कर ही नहीं सकता। तो अगर हम इंसान का जीन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल के चाहें कि बैक्टीरिया से हम इंसुलिन बना लें तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए का जेनेटिक पार्ट है जहां से कि ये वाला जीन है जो हमारा, वो बैक्टीरिया जब उसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन में यानी कि जो mRNA बनेगा उस पे तो बीच बीच में इंट्रॉन होगा, और हमें पता है कि इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल सेगमेंट, और बैक्टीरिया तो इंट्रॉन्स को हटा ही नहीं सकता क्योंकि बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स होता ही नहीं है, तो वो तो काम ही नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर हम ऐसा करते भी हैं तो ये तो यूजलेस पार्ट हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया इंट्रॉन्स की वजह से प्रोडक्शन नहीं कर सकता है हमारे अंदर अपने अंदर इंसुलिन का। तो इसका सॉल्यूशन खोजा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सैन, और अमेरिका की एक कंपनी थी एली लिली। तो उसने इसका सॉल्यूशन खोजा। इसने क्या किया कि ऐसा डीएनए सीक्वेंस या फिर ऐसा जेनेटिक सीक्वेंस जिसे हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं बनाया जो कि ए चेन के कॉरेस्पॉन्डिंग था, और एक ऐसा सीक्वेंस बनाया जो कि बी चेन के कॉरेस्पॉन्डिंग था। तो इसने बिना इंट्रॉन्स वाले सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल सेगमेंट को लिया और फंक्शनल सेगमेंट को सिंथेसाइज किया और उसे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया। अब इसने क्या किया कि एक ही बैक्टीरिया में ए चेन और बी चेन वाले सीक्वेंसेस नहीं डाले। इसने क्या किया कि एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ए चेन वाला सीक्वेंस डाला उसके प्लाज्मिड में, और दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर बी सीक्वेंस वाला डाल दिया, अमीनो एसिड का जो भी जेनेटिक सीक्वेंस था यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो एक ग्रुप बैक्टीरिया ने क्या बनाया, ए चेन बनाया, दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ने क्या बनाया, बी चेन बनाया, और दोनों से ए चेन और बी चेन को हम आर्टिफिशियल मेथड से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और हमारे पास इतना तो टेक्नोलॉजी है ही कि दो पॉलीपेप्टाइड को लिंक कर सकते हैं। तो जब हमारे पास अलग से ए चेन बन गया, हमारे पास अलग से बी चेन बन गया, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ए चेन को लिए बी चेन को लिए और दोनों के बीच में यही सल्फाइड लिंकेज ही तो बनाने हैं, और तो हमें कुछ करना नहीं है। तो हम यही काम करते हैं, यानी कि ए चेन और बी चेन के बीच में सल्फाइड लिंकेज बना देंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। तो एली लिली कंपनी थी अमेरिका की एक, उसने सबसे पहले यही काम किया कि ए चेन को सेपरेटली बना लिया एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में, बी चेन को सेपरेटली बना लिया एक दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में, दोनों से ए चेन और बी चेन को लिया और दोनों को लिंक कर दिया। सपोज ये ए चेन है ये बी चेन है, दोनों सेपरेटली आए और दोनों को जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन जो इस तरीके से बनता है उसे हम कहते हैं ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन क्या हो गया, जो ह्यूमन इंसुलिन हम इस तरीके से बनाते हैं दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीए टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमुलिन। तो ये जो इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन है ये हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाता है। तो यहाँ अब इसे वहां पर से हम काट सकते हैं, लेकिन वहां पर इंट्रॉन्स है इसलिए हम ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन जो है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे दैट इज सैंगर। तो इन्होंने ही अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है ना यहाँ पर इस एंजाइम इस हार्मोन के अंदर दैट इज द इंसुलिन हार्मोन, तो इसमें अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस होता है ये सबसे पहले सैंगर ने पता किया था एंड ही आल्सो गॉट नोबेल प्राइज।
तो उसके बाद लेकिन उन्होंने इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं किया था। इंसुलिन का प्रोडक्शन सबसे पहले सैन ने किया था। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड ही ऑल्सो अचीव सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो। सो लेकिन ये जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है इस ह्यूमन इंसुलिन का, जिसे हम ह्यूमुलिन कहते हैं, इसे सबसे पहले अमेरिका की एक कंपनी ने किया था, whose name was Eli Lilly, and therefore in today's world ह्यूमन इंसुलिन एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पर यूज किया जाता है। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हु आर यूजिंग दिस ह्यूमन इंसुलिन एंड दे आर okay and their diabetes could be managed through this. So this was about our applications of biotechnology in the field of humulin or the insulin production. So now we will see the other applications, that is the gene therapy. We'll study about the applications in medicine of genetic engineering. So gene therapy, there is a treatment of certain diseases which are known as gene therapy, and it does not only pertain with ADA deficiency. So normally if a child or an embryo is diagnosed with a genetic disease, सो जेनेटिक डिजीज उसे कहते हैं जिसमें जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो, मे बी जीन्स में म्यूटेशन हो गया हो या किसी भी कारण से जीन्स अगर नॉन फंक्शनल हो जाए तो वो जीन जो प्रोडक्ट को बनाते वो प्रोडक्ट तो नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम जेनेटिक लेवल पे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, यानी कि पेशेंट को परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं, तो उस केस में हम अगर किसी भी बाहर से मेडिसिन देते हैं कोई भी, तो वो मेडिसिन हमें लाइफ टाइम देना पड़ेगा, यानी कि वो कोई परमानेंट क्योर नहीं हो सकता है। तो उस केस में हमें दूसरे मेथड्स को ट्राई करना पड़ेगा। तो अगर जीन्स डिफेक्टिव हैं या जीन्स नॉन फंक्शनल हैं, तो वहां पर क्या करेंगे कि हम उसे एक नॉर्मल फंक्शनल जीन के साथ रिप्लेस कर देंगे। अगर हमारे बॉडी में कोई ऐसा जीन है जो कि प्रोड्यूस करता है एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को, तो अगर इस एंजाइम वाला जीन डिफेक्टिव है तो वो एंजाइम हम बाहर से तो दे सकते हैं, लेकिन कब तक, लाइफ टाइम तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा ये कॉस्टली हो जाएगा और इनकन्वीनियंट मेथड भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं कि एक डिफेक्टिव जीन या जो फॉल्टी जीन है या नॉन फंक्शनल जीन है, उसके बदले हम एक नॉर्मल फंक्शनल जीन डाल देते हैं उसी जगह पर, जिससे कि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी थी ना, वो एक चाइल्ड में किया गया था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल इन 1990, और इसमें क्या था, एडीए डिफिशियंसी। एडीए मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर इम्यूनिटी। इसके कमी की वजह से क्या हो सकता है, एडीए डिफिशियंसी कैन लीड टू एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये एक बहुत डिजीजेस का एक कलेक्शन होता है जिसमें कि बहुत सारी बीमारियों का सिम्टम आ सकता है। सो एससीआईडी स्टैंड्स फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। तो एडीए का डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, एससीआईडी हो सकता है। नाउ एडीए को भी बहुत अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि जिस पेशेंट में नहीं हो पा रहा है एडीए का फॉर्मेशन, उसमें हम किसी हेल्दी पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि हम पेशेंट को सीधा एंजाइम दे देंगे एडीए, लेकिन ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के अंदर फंक्शनल टी लिम्फोसाइट नहीं बनते हैं। और हमने पढ़ा था इन आवर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जब हमने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा था, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिम्फोसाइट, स्पेशली टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमने उस चैप्टर में देखा था। तो इन टी और बी लिम्फोसाइट के बिना पेशेंट का तो काम चलने वाला है नहीं। तो अगर उसे हम एंजाइम दे भी देते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर भी देते हैं, दोनों ही केसेस में पेशेंट परमानेंटली क्योर नहीं हो पाता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस केस। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट से फंक्शनल जीन को हम लेंगे, जो नॉन फंक्शनल जीन है उसको रिमूव करके हम वहां पर एक फंक्शनल जीन डाल सकते हैं। सो इस तरीके से हम उसमें वो परमानेंट क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शनल जीन आएगा वो किसी हेल्दी इंसान से आएगा और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा दैट इज फॉल्टी जीन को। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जेनेटिक बीमारियां हैं जिनको हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इट डज नॉट मीन ओनली विथ एडीए, तो बहुत सारी और भी बीमारी हो सकती है जो कि इससे ट्रीट हो सकती है। नाउ वी कम टू द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पार्ट। तो बहुत सारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, सीरम टेस्ट होता है, सीएसएफ टेस्ट होता है, तो ये सारा में अगर किसी को कोई बीमारी है और उसमें वो सिम्टम आता है, तो बीमारी होने
और सिम्टम आने के बीच में एक लंबा गैप हो सकता है। जैसे कि कोरोना के केस में थोड़ा कुछ दिन के बाद ही सिम्टम्स आते हैं, या फिर किसी और भी बीमारी में जनरली बहुत टाइम लग जाता है सिम्टम में। तो वो सिम्टम आने में इतना ज़्यादा जो टाइम लगा है ना, उससे बीमारी पूरी तरीके से स्प्रेड हो चुका होता है बॉडी के अंदर, बीमारी हायर स्टेज में आ चुका होता है। तो जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं या सीरम टेस्ट करते हैं या यूरिन टेस्ट करते हैं, तो हम कब करते हैं? जब हमें बीमारी का कोई सिम्टम आता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और तब डॉक्टर हमें वो टेस्ट लिखता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बीमारी बॉडी में फैल चुका होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की मदद से, यानी कि जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज करते हैं, तो पीसीआर हमने पढ़ा था पिछली चैप्टर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और यहाँ पर एलिजा टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो एलिजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से। तो यहाँ पर इन दोनों की मदद से बहुत ही अर्ली स्टेज में, यानी कि थोड़ा सा भी वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में रहेगा तो वो जो अपने प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा उसके बेसिस पे, अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया है तो वहां पर वो अपना डीएनए बनाएगा तो या आरएनए बनाएगा, तो उसको हम पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से एम्पलीफाई करके पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया या वायरस है और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लाइकवाइज एलिजा की मदद से बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर कोई प्रेजेंट है तो उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों की मदद से बीमारी को पूरे बॉडी में फैलने या बीमारी को हायर स्टेज में आने से पहले ही हम रोक सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा बीमारी है। लेकिन सीरम, यूरिन, ब्लड टेस्ट, सीएसएफ टेस्ट में क्या होता है कि बॉडी में जब तक कोई सिम्टम ना आता है तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तब तक हम टेस्ट नहीं कराते हैं, तब तक ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सा बीमारी है। तो इसमें काफी डिले हो चुका होता है, लेकिन ये बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेता है कि आखिर कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया है या वैसी चीजें, जो भी बीमारी है वो किस कारण से है, और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये जो एलिजा है ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे काम करता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों हमने पढ़ रखा है जो चैप्टर 8 था, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो सेम प्रिंसिपल्स का ये यूज कर रहा है और बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में ये पता कर लेता है। नाउ जो एनालिटिकल टेक्निक्स होता है स्पेसिफिक डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को, उसको हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। तो अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसका डीएनए होगा, कोई वायरस है तो उसका डीएनए या आरएनए होगा, या फिर कोई बैक्टीरिया या वायरस या जो भी है उसके अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोटीन को हम आइडेंटिफाई करके पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को पता करना कि आखिर ये कौन सा प्रोटीन है, कौन सा डीएनए या आरएनए है, उस टेक्निक को हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को हम यूज करते हैं डीएनए के आइडेंटिफिकेशन के लिए, या बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का डीएनए आइडेंटिफाई करेंगे, वायरस है तो वायरस का डीएनए। फिर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं आरएनए के लिए, और फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे किया जाता है कि जो सीक्वेंस हमने ऑब्टेन किया है सैंपल में से ना, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा या उसके अकॉर्डिंग कुछ और सीक्वेंसेस को हम सिंथेसाइज कर लेते हैं, जिनमें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। तो जब वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जाके जुड़ जाते हैं तो वो वहां पे क्या होगा कि वहां पर जब हम एक्सरे रेडियोग्राफी करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला सीक्वेंस है, इसका मतलब ये वाला बैक्टीरिया है। तो डीएनए के केस में हम डीएनए रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करेंगे, आरएनए के केस में आरएनए का जो रेडियो एक्टिव प्रोब होता है वो यूज करेंगे, और प्रोटीन के केस में हम अमीनो एसिड का सीक्वेंस यूज करेंगे। यानी कि जो प्रोटीन्स के केस में होता है यहाँ पर रेडियो एक्टिव आरएनए, रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड्स का या सीक्वेंस यूज करके हम पता कर सकते हैं। तो ये तीनों टेक्निक्स हैं जो कि ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाते हैं, और ये तीनों टेक्निक डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के लिए यूज किया जाता है। सो नाउ वी हैव सीन दिस इन वेरी ब्रीफ, हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसे देखा है। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स क्योंकि ये बहुत ही क्विक क्रैश कोर्स क्लास होने वाला है। सो जीन थेरेपी हो गया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं या जितने भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हमने क्रिएट किए उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट द नॉर्मल ट्रांसजेनिक एनिमल्स व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड एंड व्हाई दे आर क्रिएटेड एंड व्हाट आर द पर्पसेस बिहाइंड देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना सी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनकी पूरी जेनेटिक फंक्शन को स्टडी करना है कि कौन से जीन क्या इफेक्ट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं और उनका डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे जीन्स को दूसरे स्पीशीज से कट कर लेंगे, उसे एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे और फिर स्टडी करेंगे कि उसमें क्या इफेक्ट या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि हम जीन्स का जो
रियल फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दूसरे स्पीशीज में उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये देखेंगे कि उस स्पीशीज में क्या चेंजेस आ रहा है। देन वी हैव दिस स्टडी ऑफ डिजीज। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं, तो उस केस में अगर हमें डिजीज के बारे में स्टडी करना है कि आखिर उनमें कौन से जीन्स का रोल है या फिर उनका क्या ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है या क्या उनका डेंजरस रोल है जो कि म्यूटेटेड जीन्स है, तो ऐसे जीन्स को स्टडी करने के लिए हमें सर्टेन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का जरूरत पड़ता है, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग जीन्स हैं या फिर उनसे रिलेटेड जीन्स है, उन जीन्स को हम किसी ऑर्गेनिज्म में जनरली इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर वहां पे देखते हैं कि आखिर हम उस जीन्स का क्या फंक्शन है उस ऑर्गेनिज्म में, या फिर उसकी मदद से हम बहुत सारे बीमारियों का एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जो कि अल्टीमेटली हमको ह्यूमंस के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम ऐसे ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि हमारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स का फॉर्म करें। फॉर एग्जांपल, जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज हम करते हैं एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए, ये सारे कैसे बने हैं? तो ये सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही बने हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक रोजी काऊ का क्रिएशन किया गया था जिसके कि मिल्क में काफी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। उसके अंदर अल्फा ह्यूमन लैक्टोल्बुमिन भी था जो कि बेबी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे मतलब का, हमारे बेनिफिट का बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। देन वी कम टू द वैक्सीन सेफ्टी। तो अभी वैक्सीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस चल रहा है, दैट इज कोरोना के टाइम पे। तो किसी भी वैक्सीन का फॉर्मेशन जब साइंटिस्ट लोग करते हैं तो सीधा उसे ह्यूमंस पे नहीं यूज कर लेते हैं, उसे बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स पे यूज किया जाता है, स्पेशली माइस। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक कोई एनिमल क्रिएट हुआ है तो वो माइस ही है। तो जनरली हम ऐसे ऐसे एनिमल्स पे उसका टेस्टिंग कर लेते हैं जो कि वैसे जीन पे के प्रति रिएक्शन शो करे। तो अगर उस एनिमल पे उसका सक्सेसफुल होता है तब हम उस पे किसी और एनिमल का पे टेस्ट करते हैं, उसके बाद ह्यूमंस पे टेस्ट करते हैं। तो हम एक नॉर्मल एनिमल पे वैक्सीन का टेस्ट करने से पहले हम उसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे करते हैं, यानी कि हम उसको स्पेसिफिकली ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं जिससे कि वैक्सीन का असर उस पर ज्यादा दिखता है। देन वी कम टू द केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे दवाइयां या केमिकल्स जो कि ह्यूमंस पे यूज करना है वो डायरेक्टली हम ह्यूमंस पे यूज नहीं कर सकते हैं। पहले हमें ये तो देखना होगा ना कि हम किसी और एनिमल पे उसका यूज करें तो उस एनिमल पे क्या रिजल्ट हो रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हम किसी एनिमल में ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं जो कि उस डिजीज या उस टॉक्सिक चीज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, यानी कि एक नॉर्मल जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल होगा उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा किसी एक ड्रग या किसी एक केमिकल के प्रति कोई नया ट्रांसजेनिक एनिमल। तो उस पर हम वो सबसे पहले मेडिसिन डालेंगे या फिर केमिकल डाल के देखेंगे कि क्या उसमें असर हो रहा है, और देखेंगे कि अगर वो सही है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हो रहा है, फिर उसे ह्यूमंस पे हम टेस्ट करते हैं। सो दीज आर द नॉर्मल 5 पर्पसेस जो कि हम नॉर्मली ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से। देन वी कम टू द एथिकल इश्यूज। तो दीज आर द मोरल इश्यूज, क्योंकि नेचर ने बनाया है सारे ऑर्गेनिज्म को और हम उन ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो क्या ये मोरल है, क्या ये गोइंग अगेंस्ट नेचर नहीं है, ये हमें सोचना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अगर ऐसे एनिमल्स या अगर ऐसे बैक्टीरिया नेचुरल पॉपुलेशन में चले जाते हैं, यानी कि लैब से बाहर चले जाते हैं किसी भी रीजन से, तो उनका नेचर या फिर जो इकोसिस्टम है उस पर कोई ड्रास्टिक असर भी तो हो सकता है ना। तो हमें ये सोचना होगा कि आखिर हम ये कर रहे हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं, शुड वी डू इट। क्या अगर हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसका नेचर पे अगर कोई ड्रास्टिक इफेक्ट हो गया तो। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का हम प्रॉपर्टी ही तो चेंज कर रहे हैं ना। इट इज लाइक मॉडिफाइंग अ ह्यूमन जस्ट लाइक एनी अदर स्पीशीज। तो क्या ये मोरल है, ऐसी चीजों को हमें देखना होगा, एंड दीज आर कॉल्ड एज एथिकल इश्यूज। अब यहाँ पर इंडिया में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, ये इन इश्यूज को देखती है कि क्या वो मोरल है, क्या वो करना चाहिए, क्या उसके जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं वो वाइबल हो सकते हैं कि नहीं। तो सारे एथिकल इश्यूज को देखने के लिए हमारे इंडिया में ये है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो इसके बाद हम आते हैं बायोपायरेसी पे। तो वर्ल्ड में इंडिया में क्रॉप्स डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। इंडिया में बहुत ही ज्यादा हर टाइप के क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, चाहे राइस हो, वीट हो या अदर क्रॉप्स हो।
तो बायोपायरेसी में क्या होता है कि कोई बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जिनके पास की बहुत अच्छी साइंटिस्टों की टीम होती है, तो ये क्या करते हैं कि कुछ पुअर कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे जो अच्छे वेराइटीज के क्रॉप्स होते हैं उनको वो ऑब्टेन करते हैं और पेटेंट करा लेते हैं अपने कंट्री में, जिससे कि उनके पास ये राइट आ जाता है कि सिर्फ वही उसे बेच सकते हैं। तो ये अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया था, इंडिया के साथ भी और अफ्रीका के कंट्रीज के साथ भी ऐसा करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि नेटिव कंट्रीज में जाते हैं, वहां के प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स को या एनिमल्स को ऑब्टेन करते हैं और उसे पेटेंट करा लेते हैं, और बिना पेमेंट दिए हुए उस कंपनी के जो नेटिव लोग हैं जिन्होंने इस चीज को हजारों साल से यूज किया है उसे वो पेमेंट नहीं करते, उसे कंपेंसेशन नहीं देते और खुद पेटेंट करा के उस प्रोडक्ट को बेचने लगते हैं। इंडियन बासमती राइस के साथ भी यही हुआ था 1997 के आसपास। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम बायोपायरेसी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई इंटरनेशनल बॉडी एक नेटिव कंट्री का जो रिसोर्सेज है उसको यूज कर लेता है, उसको पेटेंट करा लेता है और फिर वो उसे बेचने ही नहीं देता है। तो इसी को कहते हैं बायोपायरेसी। अब इसी चीजों को रोकने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन पेटेंट बिल आया था, जो कि इस चीजों को देखता है और इस चीज को फिर से होने से रोकता है, जैसे कि बासमती राइस के साथ हुआ वो प्रोसेस इंडिया के अदर क्रॉप्स के साथ ना हो। सो बायोपायरेसी से रिलेटेड है इंडियन पेटेंट्स बिल। So these were the quick things about this remaining topics. So we are not going to go into details क्योंकि ये तो obviously crash course class ही है ना। So these are just small points which you have to study. So now we have completed our applications of biotechnology and now we will study the ecology, that is the ecosystem and the other chapters, remaining 4 chapters. So we don't have to study these things in very much detail because यहाँ से directly examples ही आते हैं कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कहाँ से मिलता है या फिर किस डिजीज के लिए यूज किया जाता है। तो these are the such the normal common questions which are going to be asked from these things, and you have to remember the full form of this, that is Genetic Engineering Approval Committee, and a few things about this. So now we have completed this chapter.